हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेडवुड पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे आपसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको करीब करीब एक साल होने को है अभी। 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था। अभी जैसे कि उसको एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट कह रहे थे या बोल रहे थे कि डिसीजिव है, रशिया इतना बड़ा है, यूक्रेन छोटा सा है, जल्दी ही मतलब इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, रशिया इसको हरा देगा, और वो सब बातें चल रही थी। लेकिन एक साल माने कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। मतलब इस तरह के जो युद्ध कह लो या एक तरह से फुल फ्लेज वार हो ही गया अभी तो। क्योंकि अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है उसमें आप देखेंगे कि जर्मनी ने शुरू में, आपको पता ही होगा, वहाँ से जब शुरू में यूक्रेन ने हेल्प मांगी थी तो जर्मनी ने बोला था कि हम इसमें, ये हमारी लड़ाई नहीं है और हम रशिया के खिलाफ आपको हथियार नहीं देंगे यूज करने के लिए हमारे, और सिर्फ हम 5,000 हेलमेट दे देंगे आपके सैनिकों के लिए। तो वो एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट खबर निकल के आई है कि जर्मनी अपने जो लेपर्ड 2 टैंक हैं वो देने को तैयार हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे कि एकदम से जर्मनी पहले मना कर रहा था और एकदम से रेडी हो गया है? देखिए, जर्मनी कोई सॉवरन कंट्री नहीं है। जर्मनी की धरती पे यूएस का मिलिट्री बेस है, रैमस्टीन बेस, और पिछली 20 जनवरी को वहाँ पे मीटिंग हुई है नेटो की। 20 जनवरी से पहले की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे जर्मन चांसलर की, ओलाफ शोल्ज की, तो वो ये कह रहे थे कि वो कोई भी मदद देने के को रेडी नहीं है यूक्रेन को, बैटल टैंक की सूरत में या फिर एक मेजर वेपन्स के लिए। लेकिन अब उनको आर्म ट्विस्ट किया गया है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई भी करी कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किया था। अभी कुछ दिन पहले एक नए डिफेंस मिनिस्टर आए थे, बोरिस पिस्टोरियस। ये ओलाफ शोल्ज के एलाई थे। और जो इनके अपोजिट में जो यूएस की हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, वो हैं इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हाबेक और फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेरबॉक। सो जर्मनी को एक तरह से आर्म ट्विस्ट किया गया है कि अगर तुम मदद नहीं दोगे तो जो यूक्रेन के फॉल का ब्लेम होगा वो टोटली तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें एक तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा। ऐसी धमकी जर्मनी को दी गई है और इसलिए इन्होंने ये रेडी हुए हैं लेपर्ड 2 टैंक देने के लिए। और ये जो लेपर्ड 2 टैंक हैं, जो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि पूरे यूरोप में यही टैंक हैं, सभी कंट्रीज़ के पास है। आई थिंक 13 कंट्रीज़ के पास ये टैंक हैं। और जब तक जर्मनी अलाउ नहीं करेगा वो कंट्रीज़ भी यूक्रेन को टैंक नहीं दे सकते। एक और इसका मिलिट्री और टैक्टिकल रीज़न क्या है कि इनके पास आर्टिलरी के स्पेयर पार्ट्स के लीजिए या फिर आर्टिलरी इनके पास ख़त्म हो गई है। सो अगला वेपन इनके पास टैंक ही बचा है सिर्फ, कि आर्टिलरी के शेल्स नहीं है इनके पास। नेटो के पास यहाँ तक इन्होंने साउथ कोरिया से भी शेल्स मंगवा लिए, वो भी यूज़ हो चुके हैं। और रशिया के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक फिगर के तौर पर ये बातें कही जा रही थी कि रशिया 50,000 से 60,000 शेल फायर कर रहा है एक दिन में। यूक्रेन 5-6 हज़ार फायर कर दे तो बहुत बड़ी बात है वो। सो नेटो और यूएस एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी नहीं है, इसलिए ये ऐसे बिना मैच के वेपन्स को वॉर में धकेल रहे हैं। जैसा आपको याद हो, पहले वंडर वेपन था जेवलिन मिसाइल्स, उसके बाद वंडर वेपन आया ये हाई मार्स, उसके बाद वंडर वेपन था पैट्रियट मिसाइल्स, अब वंडर वेपन है लेपर्ड 2 टैंक्स। सो इन टैंक्स का पर्पस ये है कि, और जो ये आर्टिलरी और ये होते हैं, ये इनके पास रहा नहीं अब। तो टैंक के जो अब शेल्स कह लीजिए, वो कैनन कह लीजिए, आर्मर व्हीकल कह लीजिए, उसकी मदद से ये चाहते हैं कि एक पीआर विन लेना, कि रशियन टेरिटरी पे अटैक हो और जो टैंक का आर्मर्ड कॉलम है वो तोड़ के रशियन टेरिटरी में जाए, सो दैट कि अपनी जनता को ये दिखा सकें कि यूक्रेन वॉर जीत रहा है, ये तो बस हम उनको मदद ही कम दे रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोपेगेंडा है ये बिना मैच के वेपन्स देने का, कि 4-5 टैंक वो दे रहा है, 5-6 टैंक वो दे रहा है। यहाँ तक कि ये कह रहे थे जो ब्रिटेन वाले टैंक दे रहे हैं चैलेंजर 2, उनके सबके स्पेयर पार्ट डिफरेंट हैं, उनमें सब में सेम स्पेयर पार्ट नहीं जाते। और जो भी टैंक देने की यूएस ने जैसे बात कही है, एब्राम्स टैंक, वो हो सकता है अगस्त या सितंबर में उनको मिल पाएंगे। जर्मनी के भी जो टैंक हैं वो आई थिंक 3 या 4 महीने के बाद मिलेंगे। और जैसा हमने एक पिछली वीडियो में बात भी किया था कि जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल थे जर्मनी के, मॉडर्न इन्फेंट्री व्हीकल, वो खुद जर्मनी के पास नहीं है। जो इनके जो मेन व्हीकल था पूमा, वो सारे के सारे एक्सरसाइज के दौरान ख़राब हो गए थे। सो ये एक
पीआर मूव है, और एक तरह से इनको सबको जो भी नेटो कंट्रीज है इनको यूनाइटेड रखने के लिए है। जो 20 जनवरी को मीटिंग हुई है यूएस बेस पे, वहाँ पे सबको यही कहा गया है कि चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो तुमको देना ही पड़ेगा। आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो एक तरह से आर्म ट्विस्ट किया गया है। और वैसे भी ना कि जैसे उनके वो बता रहे हैं यूएस आर्मी के जो पुराने जो वो रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो यूक्रेनियन जो सोल्जर है वो ट्रेन किए गए हैं T-62 टैंक्स पे, और जो ये इनका जो जर्मन टैंक है लेपर्ड 2, इसमें 4 लोग चाहिए, और यूक्रेनियन टैंक थे उनमें 3 लोग चाहिए एक टैंक को चलाने के लिए। जो ये लेपर्ड टैंक है ये इसमें एक चौथा आदमी चाहिए, मैनुअली जो गोला रहता है ना एक तरह से शेल उसको लोड करने के लिए मैनुअल रहता है उसमें। तो एक तरह से वो पता नहीं क्या वंडर वेपन बोला वो, एक इट्स ए गुड वर्ड टू यूज, उससे यूक्रेन एकदम से कैसे जीत लेगा। गेम चेंजर। तो एक ये था ना, एक इन्होंने अभी एयर डिफेंस सिस्टम भी देने की कह रहे थे। जैसे जर्मनी ने एक बैटरी दी थी पैट्रियट मिसाइल की। पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस को यूज़ करने के लिए 100 आदमियों का क्रू चाहिए, और ट्रेनिंग में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। और वो ट्रेनिंग इनकी यूएसए में ओक्लाहोमा में होने वाली है, जो कि यूक्रेन के कुछ सोल्जर जा चुके हैं वहाँ पे। अब वो कितनी ट्रेनिंग ले पाएंगे, ये तो कुछ यूएस के एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से इनको हो सकता है 2 महीने और एक्स्ट्रा लग जाए। और ऊपर से यूक्रेन के पास अब इतने एक तरह से जो टॉप ऑफ द लाइन सोल्जर्स होते हैं वो बचे भी नहीं हैं। तो वो एक आप कह लीजिए कॉन्स्क्रिप्ट्स को ये किया जा रहा है वहाँ पे। अब तो टीनेजर्स तक को रिक्रूट कर रहे हैं उठा उठा के। रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने सही कहा। ये जो एक तरह से फ्लड ऑफ वेपन आई है ना, जिसमें छोटे छोटे कंट्री जो हैं यूरोप के, वो सब बोल रहे हैं कि मैं भी ये दूंगा, एक तरह से प्रोमिस कर रहे हैं। देने ना देने वाली बात बाद में पता चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन सोल्जर जो है वो कैप्टन अमेरिका है, उनको सब कुछ आता है और वो ट्रेंड है हर उसको चलाने के लिए। तो इस्तोनिया, ये जो बाल्टिक रीजन में जो कंट्रीज है ना, इस्तोनिया, लातविया, नीदरलैंड ने तो बोला F-16 दे देंगे हम। जैसे मतलब कि वो F-16 चलाने के लिए पता नहीं कौन आएगा, यूक्रेनियन सोल्जर आएंगे या फिर नीदरलैंड से ही जाएंगे। इवन डेनमार्क, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनको मतलब सबको बोला गया कि आप भी बोलो मैं भी दूंगा, प्रोमिस करो एटलीस्ट। ये एक तरह से आपने बताया नैरेटिव बोल सकते हैं कि हम जीतेंगे या जीतने वाले हैं। जहाँ तक F-16 की बात आती है ना, तो F-16 जो है वो इनसे ये पूछिए कि वो किस एयरबेस से उड़ान भरेंगे। यूक्रेन के सारे एयरबेस पे रशिया ने बॉम्बिंग कर रखी है, वो फ्लाइट को हैंडल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए कोई पर्सनल नहीं है। सो ये करने वाले हैं जो नाटो ये हैं, तो ये पोलैंड और रोमानिया के एयरबेस यूज़ करेंगे, और वो एक रेड लाइन हो सकती है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया ये कह सकता है कि ये F-16 जहाँ से उड़ के आ रहे हैं हम उसी एयरबेस पे हमला करेंगे। सो ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टांस है इनका, और ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि एक जो इन्फेंट्री वॉर होती है, आर्टिलरी की वॉर होती है, उसको ये हार चुके हैं। इनके पास आर्टिलरी शेल्स नहीं है, और एक तरह से कंस्क्रिप्ट्स को धक्का दिया जा रहा है वॉर में, और एक लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं, जैसे बाखमुत जैसे एरिया में, सोलेदार, वोलेदार, और यहाँ पे तो इनको एक तरह से रशियन फोर्सेस ने घेर लिया है, और एक ओवर पावरिंग फायर पावर है रशिया के पास। ऊपर से जितनी मिलिट्री रशिया ने मोबिलाइज कर रखी है, आप मुझे एक नाटो कंट्री का नाम बताइए जिसके पास 1 लाख की भी मिलिट्री हो। रशिया की यहाँ बता रहे हैं रूस की कि उन्होंने 7 लाख के आसपास सोल्जर्स मोबिलाइज कर रखे हैं जो यूक्रेन के बॉर्डर्स पे हैं। 1,20,000 तो वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ बेलारूस में स्टेशन है, जिसमें बेलारूस की आर्मी अलग है। तो और अब रशिया ने एक तरह से मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। एक जो आर्म है वो बाखमुत पे अटैक कर रही है, एक जैपोरिजिया पे अटैक कर रही है, और खार्किव के अपोजिट में भी एक मिलिट्री आर्म स्टेशन है कि अब तक वो किस टाइम अटैक करेंगे। सो रशिया एक गैसिंग गेम इनको दिखा रहा है यूक्रेन को, और ये यहाँ तक जो कैपिटल है कीव में, वहाँ पे भी बैरियर्स बना रहे हैं। एक तरह से जो बंकर बनाते हैं ना कि हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ सकती है, तो इनको ये नहीं पता रेशंस किस तरफ से आएंगे। ये एक चीज़ चल रही है कि वॉर एक तरह से लॉस्ट हो चुकी है, और अब एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इनको करनी पड़ेगी अपनी पीआर को, अपनी साख को बचाए रखने के लिए।
आई थिंक जो ये बोरिस जॉनसन जो कि यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, अभी जाके भी आए हैं कीव में, और वहाँ पे जेलेंस्की से मिले हैं वो। और उसका रीजन अभी तक न्यूज़ में तो कुछ खास नहीं बताया उन्होंने, क्या रीजन था आपके अनुसार, किस वजह से गए होंगे वहाँ पे वो? बोरिस जॉनसन क्या है, जेलेंस्की के हैंडलर हैं वो। और जब भी बोरिस जॉनसन कीव में गए हैं, यूक्रेन में गए हैं, तो एक मेजर एस्केलेशन ही हुआ है। जैसे सबसे पहले वो मार्च में गए थे और उनके जाते ही नेगोशिएशंस रद्द कर दी गई थी और एक फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। जैसा ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो कह रहे थे कि ये एक टर्निंग पॉइंट है वॉर का। तो टर्निंग पॉइंट उन्होंने क्यों कहा कि अब नेटो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और अब नेटो इस चीज़ के पीछे छुप नहीं सकता कि हम सिर्फ यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात क्लियर है कि अगर नेटो का इतना ज़्यादा इक्विपमेंट अगर जा रहा है तो वो यूक्रेन वालों को तो चलाना आता नहीं। सो अब ऐसा काम होगा कि कभी भी रशियंस अगर किसी यूनिट को जिंदा पकड़ते हैं, किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वो हो सकता है कि वो किसी नेटो कंट्री का सोल्जर मिले, और उसके बाद जो उसकी रेमिफिकेशन होंगी वो काफ़ी ख़राब होंगी। एक हंगरी की आई थिंक रिपोर्ट भी आई थी अभी, उन्होंने बोला था कि कैसे 16-16 साल के बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे हैं वो ज़बरदस्ती आर्मी में। यूक्रेन में बचे नहीं हैं अभी ज़्यादा लड़ने के लिए, तो वो आर्मी में पकड़ के लेके जा रहे हैं। और उन्होंने जो ईयू में भी वो किया है, जो पड़ोस के देशों में गए हैं ना इनके रेफ्यूजीज, सबको बोला है जो जो यूक्रेनियन यंग यूक्रेनियंस हैं मैन, उनको हमें वापस सौंप दिया जाए, डिपोर्ट करो उनको, डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये हंगरी को इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्योंकि कुछ लोग एथनिक हंगेरियंस हैं जो यूक्रेन का पार्ट हैं, उनको ट्रांसकारपैथिया का हिस्सा कहते हैं, ये आई थिंक एक एरिया का नाम है। सो उन लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है ज़बरदस्ती। दैट्स वाई वो हंगरी के लोगों को अपील कर रहे थे कि कैन यू सेव अस फ्रॉम दिस फोर्स्ड रिक्रूटमेंट और दिस। तो आपने बताया जो ये एस्केलेशंस चल रही है इस मेजरली यूएस और नाटो कह लीजिए, और जो उनके रशिया के जो मंत्री रहे हैं लेवरोव, उन्होंने भी अभी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, उन्होंने भी बोला था कि अभी जो ये है एक इट्स नॉट ए हाइब्रिड वॉर, अभी ये क्लियरली एक कन्फ्लिक्ट है विद वेस्ट, और यू कैन से यूएस या नाटो, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, अभी हाइब्रिड वॉर नहीं है। और अभी नाटो भी खुल के आ रहा है, सब मदद दे रहे हैं। तो यूएस के इरादे इससे नेक तो नहीं है एक्चुअली। क्या अपने इरादों में ये कामयाब होने जा रहे हैं वेस्ट और यूएस? ये इन्होंने एक तरह से एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं और एक लूजिंग वॉर खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये वॉर रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल है क्योंकि वो नेटो को अपने बॉर्डर्स पे नहीं चाहते, लेकिन यूएस ने अपनी मिसकैलकुलेशंस की वजह से और गलतियों की वजह से इस वॉर को अपने लिए भी नॉन नेगोशिएबल या फिर एग्जिस्टेंशियल वॉर बना लिया है नेटो के लिए। सो अब ये नेटो कंट्रीज़ को आर्म ट्विस्ट करके और उनको वॉर में धकेल रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं दे कैन गेट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि उनको एक तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है एक स्केल पे, कि अगला नंबर अब इनका आएगा कि यूक्रेन के पास अगर सोल्जर ख़त्म हो जा रहे हैं तो बाल्टिक कंट्रीज़ तक वॉर जा सकती है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो एक ये थ्योरी निकल के सामने आ रही है कि यूएस अब एस्केलेशन चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रशिया प्रॉपर पे अटैक करते हैं, या तो क्रीमिया पे या फिर इंटीरियर रशियन टेरिटरी पे, मॉस्को, तो इनको ऐसा लगता है कि पुतिन रिटेलिएट नहीं करेंगे नेटो कंट्रीज़ पे। अब ये पता नहीं इनको थ्योरी कहाँ से मिली है, और ये एक मैं कहूँगा एक मेजर मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि अगर रशिया के अंदर अटैक होता है तो पुतिन की बहुत बेइज्जती होगी और वो फेस लूज़ करेंगे, और मुझे लगता है वो रिटेलिएट कर सकते हैं। या अगर आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि पुतिन के पास पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी है कि वो ये लॉस ले सकते हैं, तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि, और ये जो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि रशिया रिटेलिएट नहीं करेगा और हमें एक पीआर विन मिल जाएगी कि हमने रशिया के अंदर तक वार किया है। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रशियंस के साथ रशियन रूलेट गेम खेल रहे हैं। तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और इनका गेम क्या है कि पुतिन की बेइज्जती हो और पुतिन को ओवरथ्रो करके कोई और सत्ता में आए और उसके साथ ये नेगोशिएशन करें, या फिर रशिया को जो भी ये बांटना चाहते हैं पार्ट्स में, रिजिम चेंज जिसको बोलते हैं।
रिजिम चेंज इनका कभी से लाइक एक तरह से हथियार की तरह यूज किया है यूएसए ने। जैसा कि अभी एक ये जो है उनकी हीरो रही है विक्टोरिया न्यूलैंड, जो यूक्रेन की जो 2014 में मैदान को कह लीजिए, या फिर यूक्रेन का जो अभी तक का 2014 से लेके इस पड़ाव तक पहुंचा है, उसके पीछे विक्टोरिया न्यूलैंड का कोई कहते हैं ना वो हाथ है। मुझे लगता है वो हाथ नहीं, हाथ पैर सब कुछ है। वो उसकी अभी एक सीनेट में स्पीच आई है, या जो भी उनकी हियरिंग बोलते हैं, उसमें वीडियो काफ़ी आ रहे हैं उनके। उन्होंने बोला है कि पुतिन जो है एक वॉर क्राइम किए हैं उसने। उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही दिया है वॉर क्रिमिनल। और वैसे भी वो पुतिन को मतलब पुतिन अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि जो उनका प्रोपेगेंडा है वो रशिया में बदलना चाहते थे ना, वो उसका एक तरह से रिजीम चेंज करना चाहते थे, वो कामयाब नहीं रहा। और 1 साल हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट को। और अभी जो है ये जो वीडियो रिलीज करना फुटेज, और उसको बोलना कि हम उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे, इसके क्या क्या मायने हैं इसके? All of the members of the Duma on whom we have sanctions are people who have supported Russia's war, the annexation of Crimea, etc. That would be about 90% of the people of Russia. I mean, it probably would be 90% of the Duma. We only have sanctions on 25 or 30, but I would venture to say every member of the Duma probably supports Crimea. I'm not saying it's right. I'm just saying this is their perspective. And if we are going to sanction people for their belief in, their sort of nationalist version of the world, then we won't have any discussion between people or any legislative exchange. Senator, I would say that if it is in U.S. interest for there to be conversations with Russians, we should look hard at what can be done to facilitate those. I would argue that it is. There's been a great deal of discussion about prosecutions. Let's drag people to The Hague. Let's have some prosecutions. Would Putin be one of those targets? Senator, he is certainly guilty of prosecuting war crimes. He's certainly the leader of this illegal aggression. As I said, so it sounds like the Senator administration would favor taking him to The Hague. As I said to Senator Cardin, we are now looking with our allies and partners and the Ukrainians at the appropriate judicial mechanism, and that would indicate the scope of what would be covered. If you're really thinking ultimately that there might be a peaceful settlement that doesn't involve unconditional surrender by the Russians or vice versa by the Ukrainians, you might at least put some thought into the fact that saying that he's guilty of war crimes and that it's a possibility he's going to The Hague, that it may make any kind of settlement, peaceful settlement, or someone who is fighting a war less likely to prosecute a peace or to engage in peace talks if he thinks, if there's peace, we're going to The Hague, that there's going to be prosecutions. I'm not saying one way or another on the facts of whether there are war crimes. I'm just saying that if you say the leader of somebody in a war that you'd like to ultimately resolve is guilty of these things, I think it makes it very much less likely. I think it's a careless remark, and it's a remark that doesn't really think fully through the ramifications of what you say. Because when you say that, I think you're basically saying this war is going to go on forever. And if you want to picture devastation, you see Ukraine now, in 5 years, it'll be worse. I mean, I don't imagine this getting better over the next 5 years, but if you preclude peace, I think you inevitably will make it worse. Senator, if I may, I've spent my life at the State Department. We never preclude peace. That's what we're about. I would cite the precedent of Kosovo, of Bosnia, of Rwanda, where we have successfully supported wars winding down through diplomatic means while also pursuing We kind of justice. just about unconditionally won, too, and we captured those people, or somebody captured them and gave them to us. I mean, that's what you would have to imagine. And I do think that you need to think through this, because I don't think you or the administration have, or anybody that's calling for prosecution of Putin for war crimes and saying this is genocide and all of these things and saying it's the Holocaust. Because once you say that, I think you make peace less likely. Nothing of what I'm saying is to say anything Putin has done is justified. I'm just saying that if you're going to say these things, you're very less likely to have any kind of peaceful settlement. अभी 26 जनवरी को यूएस सेनेट में यानी कि उनकी राज्यसभा में हियरिंग थी और रिप्रेजेंट कर रही थी विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं फॉरेन डिपार्टमेंट की या स्टेट डिपार्टमेंट की। सो ये एक तरह से डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारी लैंग्वेज में।
और अब ऐसे साइन देखने को मिल रहे हैं कि पूरी पॉलिसी को यही रन कर रही हैं। ना तो एंटनी ब्लिंकन रन कर रहे हैं और जो बाइडन तो रन कर ही नहीं रहे। सो उनकी एक स्पीच में जो आप एरोगेंस देखेंगे वो, और एक ब्लाइंडनेस देखेंगे चीज़ों को लेके, इम्प्रैक्टिकलिटी देखेंगे, कंप्लीटली इरेशनल एटीट्यूड देखेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो यूएस की पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हैं ये। इनको कोई वोट नहीं लेना, इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, इनको कोई पब्लिक से सिंपैथी नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरती पे पैर नहीं रखे हैं और इनको रियलिटी का सही से पता नहीं है। सो इसने ये कहा, विक्टोरिया नुलैंड ने ये कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड में है, हैग कन्वेंशन, वहाँ पे पुतिन को ट्राई करेंगे कि, और हमने ऐसा पहले भी किया है बोस्निया में, रवांडा में और कोसोवो में, कि ऐसे रिजीम चेंज हमने किया है, वो एग्जांपल दे रही थी। तो ये जो कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, रशिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर है और पुतिन बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं वहाँ के। और रशिया ने पहले से ही अनाउंस कर रखा है कि अगर रशिया पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। सो जो एक सेनेट में हियरिंग चल रही थी, एक सेनेटर हैं रैंड पॉल, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आप पहले ही डिक्लेयर कर दोगे किसी को, कोर्ट में ट्राई करने से पहले ही आप डिक्लेयर कर रहे हो अगर किसी को कि ये वॉर क्रिमिनल है, तो पीस नेगोशिएशन होंगी ही नहीं, क्योंकि पीस के बाद तो आप उसको फांसी पे टांगोगे, तो पीस आएगी ही कैसे? तो इनका पर्पस पीस है ही नहीं। उन्होंने ये कहा, सेनेटर ने, रैंड पॉल ने, कि यूक्रेन की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है, और जिस तरह से आप बता रहे हो कि आप तो एक फॉरएवर वॉर की तरह बातें कर रहे हो, तो अगर 5 साल के बाद यूक्रेन में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सो ये जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पज पीस है। जैसे उन्होंने बोला है कि बोस्निया और ये 2-3 कंट्रीज जो सिर्फ नाम के कंट्री है, उनका नाम वो रिकॉर्ड पे रखने के लिए, जैसे बातें होती है ना हमारी लोकसभा राज्यसभा में, इसी तरह से कि देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेट किया है और रशिया कुछ अलग थोड़ी ना है। तो ये जो विक्टोरिया नुलैंड टाइप के लोग हैं और एंटनी ब्लिंकन, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये इम्प्रैक्टिकलिटी और जैसी बातें कर रहे हो, और ये एक इंच भी एक तरह से नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। तो अगर आपको याद हो कि ऐसा हमारी हिस्ट्री में कब हुआ है, तो ऐसा हुआ था महाभारत के टाइम पे, और उसका रिजल्ट आपको याद ही होगा क्या हुआ था, कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया था, कौरवों का भी, पांडवों का भी, और जो उनके साथ थे, जो उनके एलाइज थे, उनका भी। सो ये इसलिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री और कल्चर, जो अमेरिका, जो जिसको मुश्किल से 300-400 साल हुए हैं बने हुए, तो उनको ये लाइफ लेसन मिला ही नहीं है कि अगर आप टोटली ऐसे इम्प्रैक्टिकल बातें करोगे तो उसका मतलब क्या होता है। इसलिए हिस्ट्री ज़रूरी है, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है, कि आपको पहले से पता होता है कि आपके एंसेस्टर्स ने ऐसे फकअप किया था और अब आपको नहीं करना है वो। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया राइट टू बेयर आर्म्स, जो कि काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पे, और गन कल्चर को प्रमोट भी किया था यूएसए में और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसी की एक ब्रांच है ये, उसी का एक तरह से बोया हुआ बीज है, जो आजकल आपको दिख ही रहा होगा सोशल मीडिया पे, हर रोज़ शूटिंग हो रही है और ये सब नतीजे आ रहे हैं, वो उन्हीं के कर्मों का फल है। एक इसका रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि एक थ्योरी है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की, कि अमेरिका जैसा कोई कंट्री आज तक नहीं हुआ है, अमेरिका जैसा कोई एम्पायर आज तक नहीं हुआ है, कि अमेरिका एक एम्पायर के साथ कॉन्टिनेंट भी है, कि ये ऐसे सेपरेटेड है कि यूएस अगर कहीं भी कुछ भी करता है तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा यूएस पे। तो इनको ऐसा लगता है कि तुम कहीं भी चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर वो रैचेट बैक होके नहीं आएगा। सो ये जो थिंकिंग है कि यूएस सबसे अलग है और इस पे कोई भी कर्म के जो वो होते हैं वो लागू नहीं होते, ये थिंकिंग इनको लेके डूबने वाली है, क्योंकि ये एलाइज लूज़ कर रहे हैं बहुत स्पीड में। और अब जितने भी कंट्री हैं वो सब यूएस को शक की निगाहों से देख रहे हैं, वो यूएस को एक नेट नेगेटिव एक्टर की निगाहों से देख रहे हैं। तो इनके पास अब एलाइज नहीं है, अब इनके पास सर्वेंट हैं सिर्फ। बट आप देखेंगे ना तो वहाँ के लोगों का भी यही मानना है, यूएस के जो कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत है,
वो सोचते हैं अपने देश के भलाई के लिए, गुड फ्यूचर के लिए, वो भी यही सोच रहे हैं कि अभी ना यूएस के पास सिर्फ साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ईरान और इन ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन गल्फ कंट्रीज, इनको छोड़ के सब हमारी तरफ ही तो है। इनको छोड़ने के बाद बचा क्या है? वही ना। तो आपका मानना है कि जो ये पीस 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 बोलते रहते हैं वो सिर्फ नेगोशिएशन, इनके जो वीडियो से आपने एनालाइज किया है कि पीस नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, या वो चाहते ही नहीं है एक तरह से? तो पीस तो मुश्किल ही लग रहा है, उनकी बातों से भी नहीं लग रहा कि पीस होगी, और वो चाहते भी नहीं है। जैसा कि एक उनके जो यूक्रेन के जो आर्मी के हेड थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था ना कि हम जो मार्च में शुरू में जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो हम वहाँ पे वो कोई नेगोशिएशन करने थोड़ी ना गए थे, हम तो टाइम पास करने गए थे। और एक जो आदमी नेगोशिएशन करने की ट्राई कर रहा था उसको हमने मार दिया आते ही। ये इनके इंटेलिजेंस चीफ थे एसबीयू के, यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है एसबीयू, इसके हेड थे बुडानोव। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया है अभी कुछ दिन पहले कि एक आदमी जो सीरियसली नेगोशिएशन की ट्राई कर रहा था रशिया के साथ मार्च 2022 में, उसको हमने मार दिया, टपकाना पड़ा उसको। वो तो सीरियस ले गया था इन बातों को, ये तो एजेंडा में था ही नहीं, वो तो स्क्रिप्ट से हट रहा था। इसको मेरे ख्याल से प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया होगा इन्होंने कि ये ऐसे ऐसे करना है। नहीं, वो यूक्रेन को सीरियसली एज ए कंट्री मान गया, उसको पता नहीं है तो कॉलोनी है यूएस की, ये तो यूएस का सर्वेंट है, ये तो यूएस ने एक तरह से गार्ड डॉग है यूएस का, यूएस को बचाने के लिए कुत्ता बनाया गया है यूक्रेन को। उसको ये मेमो नहीं मिला था, आई थिंक वो इसको से लगा कि यूक्रेन है, ये कंट्री है, इसके लोग भी हैं, उनका भी इंटरेस्ट है कुछ, उसको ये नहीं पता यूक्रेन तो यूएस का इंटरेस्ट फॉलो करता है। अब यूक्रेन के ही पड़ोस में एक है जर्मनी, और वहाँ की एक बहुत ही सुलझी हुई फॉरेन मिनिस्टर है एनालिना बारबोक, और बेचारी के मुंह से गलती से ये निकल गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट कह लो या वॉर जो है, ये हमारी रशिया के साथ है, आपस में नहीं है। And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Thank you, Madam Minister. तो उससे चिढ़ गए बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे और नाटो के कंट्रीज़ थे। अरे ये क्या बोल दिया ये मतलब किसने बना दिया इसको मंत्री यार क्या बोल रही है ये, ऐसे थोड़ी ना बोलना था, इसको किसी ने बताया नहीं। वो है थोड़ी बड़बोली टाइप की। उसके वो एक वीडियो आया था ना, वो बच्चा होता था, अरे भाई मुझसे गलती से निकल गया, मुझे माफ़ कर दो। तो एक तरह से वो ऐसा कहते हुए फिर रही है। उनके बारे में आपका क्या बोलना है? एनालिना बारबोक एक आर्च नियोकॉन है। ये एक ग्लोबल सिटीजन मानते हैं अपने आप को, ग्लोबल एलीट मानते हैं अपने आप को। जर्मनी की पॉपुलेशन है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये यूएस के बनाए हुए, यूएस की वजह से पावर में हैं ये लोग, और उन्हीं का नैरेटिव या एजेंडा बोल दो, उन्हीं का नैरेटिव वही फॉलो करना होता है इनको। फॉलो करना होता है इनको। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, इन्होंने कभी प्रैक्टिकल काम करके नहीं देखा, ग्राउंड पे काम कैसे होता है इनको कोई आइडिया नहीं है। जो एनालिना बारबोक की जो सबसे बेइज्जती करी है वो बताता हूँ आपको मैं, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने करी है। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलोनोविक। उन्होंने कहा कि यूरोप रशिया के साथ वॉर कर रहा है, ये कब हुआ, हमें तो पता नहीं इसका। और ये मुझे लगता है जर्मनी होगा उनके साथ वॉर में, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। और जर्मनी ने आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ट्राई किया था। सो हम उनको गुड लक बोलते हैं, एक बार फिर हार के आओगे तुम। तो वो कह रहे कि आप टैंक दो, चाहे आप क्रीमिया में जाओ, चाहे आप अपने टैंकों को जलवाओ, क्रोएशिया का कोई मतलब नहीं है इससे। हमें रशिया से कोई लड़ाई नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। और क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। एक्चुअली में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उनका जो एनालिना बारबोक का ये जो बयान आया था, वो एक तरह से बेचारी चिढ़ गई थी, हीट ऑफ द मोमेंट। हाँ, सब मतलब उनको अभी जर्मनी के पीछे लगे हुए थे। जर्मनी का क्या है, जर्मनी जो है रशिया के साथ एक तरह से काफ़ी बैलेंस बना के चल रहा था। एंजेला मार्केल के टाइम से उनके ठीक ठाक रिलेशन थे। और जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे जर्मनी इतना उनकी मतलब गुड बुक में रहना चाहता था, दोनों साइड से, वेस्ट की साइड से भी और रशिया के साथ भी चाहता था कि अच्छे रिलेशन रहे, क्योंकि जो उनकी इंडस्ट्री कह लो या पूरी एनर्जी थी वो नॉर्थ स्ट्रीम पे थी।
और रशियन गैस पे आधारित थी वो। नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ा दिया गया, किसके द्वारा पता नहीं, आज तक नहीं पता चल पाया। और आई थिंक अभी उसके पास ज़्यादा चॉइस बची नहीं है, तो सब ने मिलके सोचा कि जर्मनी को कैप्टन बना दिया जाए। ओलाफ शोल्ज ने कोशिश तो बहुत की कि नहीं, लेकिन उसकी बेचारे की चल ही नहीं गई और उसके हाथ बांधे हुए थे पीछे। पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है उनके पास, पॉपुलर सपोर्ट नहीं है उनके पास, कोलिशन गवर्नमेंट है। और तो ये पॉलिटिकल डिसीजन एक तरह से, क्या बोलेंगे आप? जो जर्मनी की मिलिट्री है उन्होंने कई बार बयान दे चुके हैं वो कि हम इस वॉर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। जैसे हमने पहले एक वीडियो में किया है, बताया था कि एंजेला मर्कल के एडवाइज़र थे एक एरिक वॉद नाम से, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये एंजेला जो ये हैं एनालिना बैरबॉक, ये तो एक वॉर हॉक हैं और ये जर्मनी की ऐसी तैसी करवाएंगी, और आप चाहे कितने भी वेपन्स दे लो कि आप रशिया पे प्रिवेल नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ वॉर को और सफरिंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हो। ये रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है और वो किसी भी हद तक जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हम ट्राई करके देख चुके हैं, उससे क्या हुआ था उससे, सोवियत यूनियन के टाइम पे तो जर्मनी पहले भी ट्राई करके देख चुका है रशिया पे अटैक करने की, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ। एक यहाँ तक कि जो इनका पार्लियामेंट है, जर्मनी का पार्लियामेंट, वहाँ पे एक मेंबर ये कह रहे थे कि बाहर एक मेमोरियल है, टैंक का मेमोरियल, और आपको पता है वो टैंक कौन से हैं? वो T-34 टैंक्स हैं सोवियत यूनियन के। और आपको ये पता है यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ पे सोवियत्स थे। तो आप इस चीज़ को भूलिए मत, लेकिन प्रोपेगेंडा में उनको बाहर कर दिया गया, उनकी किसी ने नहीं सुनी कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम आइडियोलॉजी हमारे साथ है और हम ग्लोबल सिटीजन हैं और वी आर द गुड पीपल और रशियंस आर बैड, पुतिन इज ए वॉर क्रिमिनल, पुतिन इज ए मैडमैन, पुतिन इज द विलेन। तो ये एक तरह से हेट्रेड के बेस पे और एक्सक्लूसिविटी के बेस पे एक तरह से वॉर लड़ी जा रही है। और एक मैं आपको और बताता हूँ कि जब इनसे ये पूछा गया विक्टोरिया न्यूलैंड से कि आप फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में, सो आप पीस को बिल्कुल नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा पीस होगी, लेकिन जब होगी जब रशियंस पूरी तरह से यूक्रेन से विड्रॉ कर लेंगे और जब वो रेडी होंगे अमेरिकन टर्म्स पे नेगोशिएशन करने के लिए। और वो पीस ऐसी होगी, डिप्लोमेटिक पीस जो होगी, जो कोसोवो और रवांडा और बोस्निया में हुई थी। तो इनकी पीस जब हुई थी, जब इनका पार्टीशन हुआ था, तो यूएस की अब ऑफिशियल पॉलिसी है रशिया का बल्कनाइजेशन करना, उसके बिना ये नहीं रुकने वाले हैं अब। और ये एस्केलेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि इनका जो इरादा है वो आई थिंक या तो जहाँ तक रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, या तो जो इसका नीचे का एरिया है यूक्रेन का, जो अभी क्रेमिया, या तो क्राइमिया को फिर से लेने का। और उनके जो थे यूएस के कौन थे वो, उन्होंने बोला भी था यूएस विल टेक क्रेमिया बैक इन 2023। वो प्रिडिक्शन का कुछ चला था ना, तो प्रिडिक्शन किया था कि क्रेमिया को वापस ले लेगा। ये टैंक इसीलिए दिए जा रहे हैं क्या इनको? तो देखते हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि वो रशिया में जो घरों के ऊपर वो एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है मॉस्को में। तो देखते हैं, ये मेजर एस्केलेशन इट्स नॉट गुड एक्चुअली। वो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये एक गलत दिशा में ही जा रहा है, जैसा कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। कुछ लोग थे जिनको लग रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है, अब ये हो चुकी है, अभी उसी के संकेत मिल रहे हैं हमें। अब कोई भी एनालिस्ट इसको मना नहीं कर सकता कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। सो अब जो दो थ्योरी निकल के सामने आ रही हैं कि जो नेटो इतने वेपन्स दे रहा है यूक्रेन को, तो वो दो तरीके से यूज़ हो सकते हैं, या दो कंक्लूजन इस चीज़ के निकल सकते हैं। नंबर 1 कि वो रशिया प्रॉपर में अटैक करें, या तो क्रीमिया में या रशियन मेनलैंड में। और वो इस चीज़ पे भरोसा रख के चल रहे हैं कि पुतिन रिटेलिएट नहीं करेंगे, कि पुतिन नेटो टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे। या तो इनको ये वहम हो गया है कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और रशिया के पास एयर डिफेंस हैं कि वो इसे बचा लेंगे। तो मुझे ये सीरियस मिसकैलकुलेशन लग रही है कि ये एस्केलेट हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन चीज़ों का ये पता नहीं रहता कि एग्जैक्ट ग्राउंड पे क्या होगा, प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये सारे वेपन्स, इनका बिल यूक्रेन के नाम पे फाड़ा जा रहा है, लेकिन ये जाएंगे पोलैंड में। और यूएस का एक लॉन्ग टर्म प्लान ये हो सकता है कि वेस्टर्न यूक्रेन को ये पोलैंड की मदद से एक अपना एनक्लेव बना लें
और उसको लॉन्ग टर्म के लिए टेररिज्म के तौर पे यूज़ करें ईस्टर्न यूक्रेन में, कि रशियन फोर्सेस को वहाँ पे खड़ा रखें। और वो जो 1000 कट्स वाली पॉलिसी होती है कि कांस्टेंट वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, उसकी वजह से रशियंस को ड्रॉ डाउन रखें। ये पॉलिसी इनकी हो सकती है। और इसको इस तरह से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि नेटो वेपन्स के लिए पोलैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उनको ये था कि जर्मनी नहीं दे रहा, ये जर्मनी सबसे ख़राब है, और अगर ये जर्मनी वाले दे दें तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, और इनकी वजह से ही डेमोक्रेसी रुकी हुई है। बहुत गुस्सा आया था ना उनको, उन्होंने अपने टैंक से मना कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी थी सोशल मीडिया पे वो जर्मनी को पड़ी थी। इवन एना ये जो बारबोक है वो भी कह रही थी मेरा बस चले तो मैं आज ही दे दूं। नहीं, उन्होंने कहा था ना कि मैंने तो पास कर दिए हैं टैंक। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तुम या तो डिफेंस मिनिस्टर हो या तुम चांसलर हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है ये टैंक देने की, हाँ करने की। और यहाँ तक कि ये जो मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहाँ पे ये इकोनॉमी मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हाबेक, वो भी बयान दे रहे थे कि हाँ टैंक तो लेपर्ड 2 तो पक्के हैं बिल्कुल, वो तो रुकेंगे ही नहीं, कि जो पापा हैं यूएस वाले वो तो दिला के ही मानेंगे। अच्छा, ये जो लेपर्ड 2 है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इनका नंबर ज़्यादा है। आई थिंक पूरे यूरोप में 3000 के आसपास टैंक हैं टोटल, और इनके स्पेयर पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यूएस का टैंक है एब्राम्स टैंक, वो उसमें टर्बाइन इंजन है और उसको जेट फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, और उसमें वो ख़राब कंडीशंस में काम नहीं कर सकता, कि जब ज़्यादा डर्ट अगर जाता है तो उसको दिक्कत आती है। और वो बहुत ज़्यादा हैवी टैंक है, वो मेनली डेजर्ट के लिए बनाया गया है, स्लश के लिए और ऐसी जहाँ बर्फ़ पड़ती है उस जगह के लिए उसको नहीं बनाया गया। तो अगर आप कभी वीडियो देखेंगे उसकी तो ऐसी जगह पे फंस जा रहा है वो टैंक, तो वो टैंक यूक्रेन के लिए सूटेबल नहीं है। लेपर्ड 2 जो है उसमें डीजल इंजन है, स्पेयर पार्ट उसके इजीली अवेलेबल हैं, वो ख़राब फ्यूल पे भी चल सकता है, और एक अडेप्टेबल टैंक है। और ये पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा इनका कह रहे थे ना, जो यूके के टैंक थे चैलेंजर 2, वो 14 टैंक देने की बात करी है उन्होंने, और ये खबर आ रही थी कि इनके सबके स्पेयर पार्ट भी अलग अलग हैं। चैलेंजर 2 तो जो चैलेंजर 2 है वो खुद चैलेंज्ड है। तो ये हाल है नेटो के वेपन्स का, कि कोई तो चलाएगा इनको। आई थिंक आई विल गो विद योर सेकंड जो आपने एनालिसिस दिया कि जो पोलैंड है, पोलैंड जो है एक तरह से वेस्टर्न यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा, या फिर वहाँ पे ये सारे जो आर्मर्स और ये सब जा रहे हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो सुपर हीरो है जेलेंस्की वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कोई न्यूज़ चैनल को, वहीं बुला के उससे पूछा गया कि अगर आपको और पुतिन को एक अकेले कमरे में बैठा दिया जाए तो क्या नेगोशिएशन या पीस करेंगे आप? वो बोलता है कि हु इज पुतिन इज नोबडी टू मी। अगर आप यूक्रेन का करंट एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखेंगे तो वहाँ पे चुन चुन के लोगों को फायर किया जा रहा है। जो मीडिया हेड थे इसके, या स्पिन डॉक्टर कह लीजिए जेलेंस्की के, एरेस्टोविच को फायर किया जा रहा है। तो एक वो होती है ना कि जब शिप डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। सो यूक्रेन में से चूहे निकल के भाग रहे हैं, और काफ़ी मुंह भी खोल रहे हैं, चूं चूं भी कर रहे हैं भागते हुए। सो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की अब एक गवर्नमेंट फॉल कर रही है, और हो सकता है अभी एनार्की स्टार्ट हो जाए वहाँ पे। तो जो जेलेंस्की का सुपर हीरो का रोल है वो पोलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर डूडा को मिलने वाला है। तो अगला जो सीक्वल है उसमें हीरो होंगे अलेक्जेंडर डूडा। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स ये भी आई है कि उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, आई डोंट नो वो एक्सीडेंट था या सेबोटाज था, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या करवाया गया है, तो उसमें डेथ हो गई। तो मिनिस्टर की एक उसमें डेथ होना, इट्स नॉट ए लाइक। जो यूक्रेन के होम मिनिस्टर थे, सिर्फ उनकी डेथ नहीं हुई है, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की डेथ हुई है उसमें। exactly. उनके सेक्रेटरी, उनके सिक्योरिटी गार्ड करें, इनको सबको पैक करके हेलीकॉप्टर में, और हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा दो, ताकि ना रहेगी बांसुरी की। कोई बता ही नहीं पाएगा कि यूक्रेन में क्या क्या इन्होंने काली करतूतें करी हैं, कितने ब्लैक मार्केट में वेपन्स बेचे हैं, कितने इन्होंने एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करी है यूक्रेन से। सो एक पाप का घड़ा है यूक्रेन का, वो छलक रहा है। और ये इस तरह के जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंस हेड थे जैसे बुदानोव, और ये मीडिया हेड थे एरेस्टोविच, ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।
तो ये सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। और आप इनका एटीट्यूड देखेंगे ना तो दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे हैव डन। तो ये चुप नहीं बैठेंगे, इनसे इनके पेट में पच नहीं रहा, इनको ऐसा लग रहा है तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है और तुम्हें तो बताना चाहिए, और तुम्हें इसका वो नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा कि तुमने सुपर हीरो वाले काम किए हैं लेकिन रिकॉग्निशन मिल नहीं पा रहा। तो बेचारे तारीफ़ के भूखे हैं। जैसे विक्टोरिया न्यूलैंड कह रही थी ना वो सेनेट हियरिंग में कि एक सेनेटर ने थे टेड क्रूज, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ स्ट्रीम को, जो एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी उसको के जाने के बाद आप जर्मनी की कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सेनेटर एज यू नो, एज यू विश की जो नॉर्थ स्ट्रीम है वो हंक ऑफ मेटल है अब सी की डेप्थ में। तो इस तरह से बता रही थी जैसे खुद ही फोड़ के आई हो पर्सनली जाके, क्योंकि ऑर्डर तो उसी ने दिया था और लिज ट्रस ने एग्जीक्यूट किया था। लिज ट्रस के फ़ोन से भी ये लीक हुआ था ना मैसेज भेजा ये था। विक्टोरिया न्यूलैंड वही हैं जिन्होंने ये कहा था एफ द EU। जब 2014 में यूक्रेन में इन्होंने मैदान कू करवाया था तो ये खुद पर्सनली उनको बिस्किट बांट के आई थी जो कू करवाने वाले लोग थे, बिल्कुल सेंटर में थी। ये पॉइंट मैन है एग्जीक्यूशन की, कू की। सो यूरोप की पॉलिसी को पूरी तरह से ये हैंडल कर रही है एक तरीके से। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इनकी ये इतनी पावरफुल कैसे हैं। थोड़ा सा अगर इनकी पता करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो कनेक्शन है इनके और इनके पति के, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो बड़े बड़े जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, लॉकहीड मार्टिन और ये सब कंपनीज हैं, बोइंग और वो इनके मतलब इनके कह सकते हो कि अंडर द थंब कह सकते हो। जो डिसीजन रहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अगले हथियार आपको किस कंट्री में भेजने बताओ, हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या करना है। अच्छा वो कंट्री नहीं ले रहा है, ठीक है हम जो डीप स्टेट है ना, ये है डीप स्टेट, ये रिप्रेजेंटेटिव है डीप स्टेट की करंटली। so, इसलिए सारी पॉलिसी यही रन कर रही हैं। जो एंटनी ब्लिंकन है और जो बाइडन है वो प्लेस होल्डर है राइट नाउ सिर्फ। इसलिए तो ये अभी आई थिंक अगर हम आज बात कर रहे हैं तो ये इस टाइम इंडिया में होंगी शायद, इंडिया की ट्रिप पे आ रही थी ये। उस पर भी हम बात करेंगे, एक अलग वीडियो में बात करेंगे कैसे इंडिया को धमका रही थी ये कि रशियंस वेपन ट्रैश हैं और इंडिया को US के वेपन लेने चाहिए। ये किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि हम F-16 का यहाँ पे ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग दे देंगे तुम्हें। तो F-16 तो हमने मिग से उड़ा दिया था। F-16 की औकात क्या है राइट नाउ? F-16 से बहुत अच्छा फाइटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तेजस। सो एक ये चाहते हैं कि चिल्लर इंडिया को देंगे और इंडिया को खरीद लें एक तरह से। वो हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी इंडिया का पर्पज ये नहीं है कि हम दूसरे देशों से अपने हथियार इंपोर्ट करें। इंडिया इज ऑफ द व्यू कि हमारे इंडिया में ही बने, जैसे AK-203 राइफल्स जो भी हैं यहीं पे आके एक कोलेट्रल या क्या बोलते हैं उसको, कोलेशन की वो बने, यहाँ पे ही हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो, मिलिट्री इंडस्ट्री, और हमारे इंडिया में ही बने इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्री। और इनकी विजिट एक तरह से अब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि करंटली जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए हमें नेवी के लिए हमें एयरक्राफ्ट चाहिए थे। तो जो कंपटीशन था वो F-18 हॉर्नेट में था और रफ़ेल के नेवी वर्जन में था। तो हमने रफ़ेल को फाइनल किया है। और एक और खबर जो अभी आई थिंक कल ही निकल के आई थी कि UK ये कह रहा था इंडिया को ऑकस में इनवाइट कर रहे थे कि एक तरह से एक बेट लटका रहे थे कि हम न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं अगर आप डायरेक्टली टैक्टिकल वॉरफेयर में अगर चाइना के साथ उतरने के लिए रेडी हो तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और मुझे नहीं लगता इंडियंस इस पे एक्ट करेंगे क्योंकि हमारी कोई जानी दुश्मनी नहीं है चाइना के साथ। चाइना हमारा एडवर्सरी है, चाइना हमारा एनिमी नहीं है। हमारी कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। इससे एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जैसे अभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, यूक्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन यूरोप, और जो अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी यूक्रेन में जा रहा है, जो भी ये $1 बिलियन के पैकेज जा रहे हैं वहाँ पे, अमेरिकन पीपल आर हैप्पी विद इट, या फिर वहाँ पे मतलब कोई इस चीज़ को अपोज क्यों नहीं कर रहा है? ट्रम्प पार्टी या GOP जिसको बोलते हैं, या विपक्ष वहाँ का, वो इसके लिए कुछ कर रहा है या नहीं? देखिए, जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके पास पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, उनके पास माइक्रोफोन नहीं है, वो चिल्ला नहीं पा रहे, तो उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा। ऊपर से US की जो पब्लिक है वो इस तरह से प्रोपेगेंडाइज्ड है कि उनको जो बाहर के वर्ल्ड की नॉलेज है US को बहुत ज़्यादा कम है।
उनको कोई लेना देना नहीं है बाहर के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कि अमेरिका इज़ ग्रेट, कि वो सिर्फ अमेरिका के ही उनका दिमाग घूमता रहता है, बाहर के वर्ल्ड का उनको कुछ भी नहीं पता। तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि अगर यूएस बाहर कोई वॉर कर रहा है तो, क्योंकि इनको ऐसा फीलिंग वही है कि वॉर हमारे घर तक नहीं आएगी तो वाई शुड वी बॉदर, कि अगर अफ़गानिस्तान में उन्होंने इतने सिविलियंस मार दिए या इराक में इतने सिविलियंस को मार दिया है तो वाई शुड वी केयर, मरने दो, उनका काम ही मरने का है। ऐसे ये आपने एग्जांपल देखा हो ना कि इसने बुक लिखी है ना प्रिंस हैरी ने, उसने कहा मैंने 25 अफ़गानिस्तानियों को मार दिया। भाई उनके परिवार भी थे, वो किसी के बेटे भी थे, अफ़गानिस्तान के हो गया था क्या हो गया, उनकी वैल्यू कम होगी क्या लाइफ की? तो ये थिंकिंग है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की कि जो ब्राउन है और जो ब्लैक है उनकी लाइफ की वैल्यू कम है। डायरेक्टली रेसिज्म टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक आती है, उसके बाद और सारी चीज़ें आती हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है दूसरे लोगों को प्रोपेगेंडाइज करने का और उनके रिसोर्सेज को लूटने का, ज़बरदस्ती उनको डेमोक्रेसी दे के कि जो हम लीडर अपॉइंट करेंगे वो डेमोक्रेसी वाला है और सारे डिक्टेटर हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो यूएस में एक धड़ा ये भी है कि जो इस यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का मकसद ये भी है, जो हिस्ट्री में जाएंगे तो रशिया और यूएस की दुश्मनी कभी से रही है। तो अभी देखेंगे कि जैसे इस्टोनिया, लातविया, जो बाल्टिक नेशन है, इनके एम्बेसडर रशिया में होते थे इन स्पाइट ऑफ दे आर नाटो मेंबर्स। लेकिन अभी जैसे ही इन्होंने बोला कि हम भी सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, लातविया, इस्टोनिया, और रशिया ने क्या एक्शन लिया कि इनको जो एम्बेसडर थे उनको निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यूएस की जो ये एक तरह से कह सकते हो कि जो चाल थी कि रशिया को एक तरह से आइसोलेट करना वर्ल्ड, क्या वो उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं आपको? इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के बाद रशिया की जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ी है, घटी नहीं है। और इसका इम्पैक्ट जो दूसरे कंट्रीज़ पे हुआ है, उसने जो डॉलर की एक सुप्रीमेसी है अब उसको चैलेंज करने की सब में एक इंटेंशन आ गई है। हालांकि ये स्टेप इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जियोपॉलिटिकली सभी कंट्रीज़ अब अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं डॉलर से। सभी को अब ये डर लग रहा है कि रशिया तो सैंक्शंस झेल गया, लेकिन क्या इंडिया और चाइना सैंक्शंस झेल पाएंगे? अगला नंबर किसका है? नंबर जिसका भी है अगला, लेकिन सैंक्शंस नहीं झेल पाएंगे और कंट्रीज़। रशिया क्या है, रशिया सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है और रशिया की एक रॉ मटेरियल पे बेस्ड इकोनॉमी है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। और एक ये कहते हैं ना कि तेल बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं लगानी पड़ती, ऑयल सेल्स इटसेल्फ, कि वो बिकेगा, वो नहीं रुकने वाला। तो अब इन्होंने जैसे ऑयल प्राइस कैप लगाया था, लेकिन उससे भी एक तरह से इतना ये नहीं हो पा रहा है। रशिया का ऑयल अब भी बिक रहा है, चाइना को पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है और इंडिया को टैंकर्स के थ्रू जा रहा है। जो इन्होंने टैंकर्स पे भी जो रोक लगाई है, इंश्योरेंस और ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो रशिया ने इंडिया को ये कहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, टैंकर आप मैन्युफैक्चर करो, ऑयल टैंकर आप मैन्युफैक्चर करो, टेक्नोलॉजी हम देते हैं। तो आप जल्दी ही देखेंगे कि इंडिया में आई थिंक कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा या और कोई कंपनी टैंकर्स मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी। और हमें टैंकर्स की सीरियस ज़रूरत है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। वी नीड टैंकर्स। हमारे पास कोई भी शिपिंग कंपनी नहीं है, जैसे चाइना के पास कॉस्को है कंपनी जो शिपिंग हैंडल करती है और उसके पास शिप भी हैं काफ़ी सारे। हमारे पास कोई कंपनी नहीं है शिपिंग कंपनी। वी नीड ए शिपिंग कंपनी और हमें अपने खुद के टैंकर्स चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।